हेलो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का स्ट्रेस हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, देन हुक्स लॉ और देन इस चैप्टर को वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, स्ट्रेस मैंने पिछली क्लास में पूरे डिटेल में समझाया क्या होता है। दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली इट वाज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, देखो आप स्ट्रेन के लिए मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, समझाऊं। कभी भी आपके पैर में या हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप क्या करते हैं ना, आप ना एक क्रीम खरीद के लाते हैं, जैसे लाइक उस पर लिखा था फास्ट रिलीफ, है ना, और ऐसे करके मतलब कि मूव और ओमनी जेल, ऐसे करके बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कहीं पर कुछ मोच वगैरह आ जाए तो हो जाता है। तो उस पर साफ साफ लिखा होता है क्विक स्ट्रेन रिलीफ। ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि देखो मोच वगैरह आने का जो फिनोमिना है उसके अंदर क्या है कि भाई कभी भी ना कहीं मोच आती है तो क्या होता है, जैसे ये है, अब बॉडी के अंदर अगर जैसे मोच आती है तो उसमें क्या होता है कि ना, जैसे ये कोई वेन है, अब इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगी ऐसे करके, या इसके ऊपर ये ओवरलैप कर, मतलब क्या वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसकी लेंथ जो ये है, ये लेंथ चेंज होकर अगर वो 1 mm भी बढ़ गई इंस्टेंट तरीके से, इंस्टेंट एकदम 1 mm भी अगर वो बढ़ गया उसके अंदर इंक्रीज, चाहे किसी भी बॉडी के किसी भी मसल्स के साथ ऐसा हुआ, आपको तुरंत स्ट्रेन आ जाएगा। लाइक तुरंत एकदम आपको प्रॉब्लम, पेन और वगैरह होने लग जाएगा, तो कहेंगे स्ट्रेन आ गया बॉडी में। कहते हैं ना बॉडी में स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन का मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो मसल्स वगैरह, उनके अंदर थोड़ा उसका डायमेंशन चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। क्योंकि देखो हमें भी तो चेंज हुआ ना, हम छोटे थे किस समय पे, हम तो इतने बड़े हो गए, सर जी हमें स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक पीरियोडिक इवोल्यूशन है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। लेकिन इंस्टेंट एकदम मेरे को लंबा, किसी को लंबा होना गर्दन पकड़ खींच दो, ऐसे नहीं होता, समझ रहे? वो प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन अब आपका 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसका रेशियो होता है। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिटलेस कहते हैं इसको अपन, यूनिटलेस, और वी कॉल इट डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, इसको हम ये कहते हैं। दूसरी बात, स्ट्रेन कितने तरीके के होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? जब स्ट्रेन बॉडी के अंदर लेंथ के लॉन्ग हो, मतलब एक वायर लो, वायर को ऐसे पकड़ के खींच दो, फोर्स लगाओ, ऐसे पकड़ के खींच दो, तो वायर जो जिसकी लेंथ ये थी, अब वायर फैल के यहां तक आ जाएगी। तो मैंने कहा इसकी लेंथ के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। जब इसकी लेंथ के अंदर चेंज हुआ तो मैं कहूंगा इसके पास कौन सा स्ट्रेन आया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन आया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला अपना डेल्टा L बाय L। सर जी डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, खत्म हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगी, कोई डायमेंशन नहीं बचेगा। अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या बेटा? अक्रॉस दैट वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के, उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम के अक्रॉस। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसे बलून वगैरह कुछ भी है, इस पे क्या करो, चारों तरफ से प्रेशर लगाओ, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। तो वॉल्यूम में क्या आया? चेंज आया। तो अब अपन कहते हैं इसको चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V अपॉन में V। तो ये भी कट जाएगा, ये भी यूनिटलेस डायमेंशन है। दिस इज द स्ट्रेन। ये हो गया स्ट्रेन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बेटा, अब मैं आगे आपको बताता हूं नेक्स्ट। अब इसको नोट कर ले फटाफट, जल्दी जल्दी बताते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज शीयरिंग स्ट्रेन। हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। बात करते हैं शीयरिंग स्ट्रेन। बॉडी पे शीयरिंग स्ट्रेन कब आएगा? जब बॉडी के टेंजेंट के अक्रॉस हम फोर्स लगाएं और बॉडी जो है अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज, अपनी लेंथ को चेंज करे। तो शीयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल साइड। बेटा एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये रहा साइड 1 साइड 2, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया L, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनके जो? डेल्टा X, क्योंकि ये यहाँ पहले था, जब डिस्प्लेस किया गया तो यहाँ तक चला गया। तो शियर स्ट्रेन क्या हुआ? दैट इज डेल्टा X अपॉन में L, ये हो गया शियर स्ट्रेन। वही सेम कॉन्सेप्ट कि इसके पास भी क्या है? यूनिट नहीं है। आई बात समझ में? बेटे एक बात को ध्यान रखना, कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो चेंजेस उसके ऊपर आएंगे ही आएंगे। जैसे ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग के अंदर, इस स्प्रिंग के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर चेंज आएगा। ऐसे करके मैंने इसको कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ क्या हुई? डिक्रीज हुई। इसकी लेंथ क्या हो गई? इससे डिक्रीज हो गई, है ना? तो जब, अच्छा एक और चीज़, ये ना अपने आप से इंटरनल फोर्स लगा रहा ताकि वापस आ जाए। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की ही नहीं है, हर एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि जैसे अब मैंने इसको ऐसे, अगर मैं इसको स्ट्रेच, देखो ये नॉर्मल स्टेट है इसका, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करना चाहूंगा, ऐसे मैंने इसको स्ट्रेच किया, अब ये अंदर आना चाहता है,
मतलब हर एक सॉलिड चाहता है अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन करना, इसे तो स्ट्रेस कहा गया पहली क्लास में, इसे स्ट्रेस कहा गया। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है कि जब मैं इसको खींचना चाह रहा हूं तो इसकी लेंथ जो है लेट कर लेता हूं 5 सेंटीमीटर है। अब मैं जब इसको खींचना चाह रहा हूं, मैंने खींच के इसको 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पे कर दिया, ऐसे करके मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 7-8 सेंटीमीटर। तो अब इसमें स्ट्रेन आया। स्ट्रेन कब आता है? जब बॉडी के डायमेंशन में चेंज होता है। अगर आप ध्यान देंगे जो बॉडी पे स्ट्रेन आ रहा है वो आएगा स्ट्रेस की वजह से ही। बोले तो जब उस पर फोर्स लगाओगे तभी तो स्ट्रेन आएगा ना, बगैर फोर्स के तो स्ट्रेन आएगा नहीं। तो बॉडी पे जो स्ट्रेन आ रहा है आएगा स्ट्रेस से ही आएगा। लेकिन स्ट्रेन और स्ट्रेस में थोड़ा फर्क है। स्ट्रेस का वो क्या होता है कि बॉडी कितने जल्दी और कितने फोर्स से अपने आप को रिस्टोर करना चाह रही है, और स्ट्रेन क्या होता है कि बॉडी के अंदर एलोंगेशन कितना आया, बॉडी क्या हुआ जब फोर्स लगाया गया तो बॉडी एक्सपेंड या कंप्रेस कितना हुआ, ये उसकी लेंथ और उसके एरिया वॉल्यूम में क्या चेंज आया। क्लियर हो रही बात? तो इसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कहा जाता है। तो मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन तो समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इलास्टिक लिमिट। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक लिमिट? तो हर एक बॉडी के पास ना, जैसे अब मैंने उस पर फोर्स लगाया, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, तो हर एक बॉडी के पास क्या होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि अप टू विच, सर जी अब यहां तक छोड़ दो, लाइक ये बॉडी, अब ये कह रहा है यहां तक छोड़ दो मालिक, छोड़ दो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये हुआ इसका इलास्टिक लिमिट, कि मतलब वो पर्टिकुलर सॉलिड, वो पर्टिकुलर बॉडी अप टू कितना स्ट्रेस होल्ड कर सकता है, कितना स्ट्रेस झेल सकता है। जैसे अगर इसको मैं खींचूं, बहुत खींच दूं, अब ये वापस नहीं आ गया, ये लो एलोंगेट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, फैल गया। देखो ध्यान से, पहले इसकी लेंथ कम थी अब ज्यादा हो गई। तो मैंने क्या करा, इसको इसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लेके चला गया। जब मैं इसको इसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेच आ जाएगा, मतलब ये खिंच जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा इसके अंदर, समझे ना। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? इलास्टिक लिमिट का मतलब वो लिमिट, वो पॉइंट जब तक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर सकता हो। अलग अलग बॉडी का इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इलास्टिक लिमिट मैं बताता हूं क्या होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस, बेसिकली फोर्स लगाऊंगा उसे स्ट्रेस ही कहेंगे, कि रिस्टोर करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिससे बॉडी को अगर हटाया जाए तो बॉडी अपनी इनिशियल शेप और साइज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। क्लियर बेटा? नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सीख लिया। अब आप ये अपने दिमाग में क्लियर रखना, किसी बॉडी पर अगर स्ट्रेन आ रहा है, मतलब अगर उसकी डायमेंशन में चेंज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा होगा तभी उसके डायमेंशन में चेंज आ रहा है। क्लियर बात? तो अब हम इनके रिलेशंस को भी देख लेते हैं, इलास्टिक लिमिट भी देख ले। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि भैया फोर्स लगाओ आप और बॉडी अपनी शेप और साइज में चेंज करे, और इलास्टिक लिमिट का मतलब तब तक, इलास्टिक लिमिट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना सह सकता है, ताकि जब उसके ऊपर से स्ट्रेस हटा दिया जाए, फोर्स हटा दिया तो वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन कर ले, वो उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। अगर ये सारा का सारा काम इलास्टिक लिमिट तक होगा, अगर ये सारा का सारा काम इलास्टिक लिमिट तक होगा, तो क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर बॉडी के इलास्टिक लिमिट के अंदर आपने फोर्स लगाया और छोड़ दिया तो बॉडी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसकी बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड फोर्स लगा दिया तो अब क्या होगा, अब उसके अंदर स्ट्रेन भी आ जाएगा, आएगा तो पहले भी स्ट्रेन, बॉडी के लेंथ वगैरह में चेंज तो पहले भी होगा, लेकिन अब जो आएगा ना वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट क्या हो गया, बियॉन्ड चला गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, देखिए हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ क्या है, इसी पे लगता है, जैसे ये स्प्रिंग है, जैसे ये ऐसे करके ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स इधर से लगाया, फोर्स इधर से लगाया, जब फोर्स इधर से लगाया तो इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई, फोर्स इधर से लगाया तो इसके अंदर ऐसे क्या हुआ, एक्सटेंशन आ गया, थोड़ा सा ये लेंथ वगैरह में डिस्टेंस में इसके डेल्टा एक्स का चेंज आया, डेल्टा एक्स का क्या आया, चेंज आया, एक्सटेंशन आ गई, ठीक है ना। अच्छा अगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ये सारा काम अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है, इलास्टिक लिमिट मतलब अरे भैया छोड़ दो वापस मैं अपनी शेप में आ जाऊंगा, जैसे अगर मैंने छोड़ा तो वापस ये क्या करेगा, ऐसा ही हो जाएगा, वापस क्या करेगा, ये ऐसे होकर यहीं तक आ जाएगा। तो ये तो है विद इन इलास्टिक लिमिट, और वह सारा काम अभी हुक्स ने अपनी आपको अपनी बातें जो बताई वो विद इन इलास्टिक लिमिट ही बताई है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर हर एक बॉडी पे जो स्ट्रेस लग रहा है, जितना स्ट्रेस लगाओगे बॉडी पे उतना स्ट्रेन आएगा। दोबारा विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक वापस आ सकता है ना, जब तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर सकता है, आप उस पर फोर्स लगाओ तो उतना ही स्ट्रेन थोड़ा बढ़ेगा, और फोर्स लगाओ थोड़ा और बढ़ेगा, और फोर्स लगाओ थोड़ा और बढ़ेगा। तो ये मतलब था
विद इन एक्सटेंशन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। लोड अप्लाइड मतलब बोले तो फोर्स अप्लाइड, है ना। जब फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वाले वर्ड को ध्यान रखना। इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, जैसे कि मान लो ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का इलास्टिक लिमिट जो मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेता हूं, इसका इलास्टिक लिमिट मानता हूं 100 है, मान लेता हूं ऐसे करके। आप इलास्टिक लिमिट के अंदर मतलब आप 50 लगाओ तो इसमें एलोंगेशन होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। आप 60 लगाओ, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा। आप 50 लगाओ 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 60 लगाओ 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 70 लगाओ 6 सेंटीमीटर और एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। तो विद इन 100 अप टू 100 तक तो साथ साथ बढ़िया बढ़ेगा। लेकिन अब सोचो 100 के ऊपर 110 120 लगा दो तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट क्या चला गया, बियॉन्ड चला गया। आई बात समझ में। तो विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जितना आप स्ट्रेस लगाते हो बॉडी पे उतना स्ट्रेन उसके अंदर होता है, एलोंगेशन या उतना कंप्रेशन होता रहता है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, हमेशा की तरह कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिल जाता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये क्या चीज है, ये देखो ऐसा है कि ना, अब आपने जो स्ट्रेस लगाया बॉडी के ऊपर, आपने लेंथ के अक्रॉस फोर्स लगाया या वॉल्यूम के अक्रॉस फोर्स लगाया या किसके अक्रॉस फोर्स लगाया, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखाएगा कि फोर्स मतलब स्ट्रेस अलोंग लेंथ, स्ट्रेस अलोंग वॉल्यूम एंड स्ट्रेस अलोंग टेंजेंट व्हाटएवर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस चीज के अक्रॉस आप स्ट्रेस लगा रहे हो, उसी के अक्रॉस के अंदर स्ट्रेन आएगा, ये बात बताने वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयर आर 3 काइंड, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 तरीके की इलास्टिसिटी होने वाली है, लेंथ के अक्रॉस, वॉल्यूम के अक्रॉस और टेंजेंट के अक्रॉस। क्योंकि फोर्स भी आप 3 ही प्रकार से लगा सकते हैं, स्ट्रेस भी आप 3 ही प्रकार से जनरेट कर सकते हो, तो उसमें स्ट्रेन भी 3 ही प्रकार का आएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार की बनेगी। आई बात समझ में। दूसरी बात, एक ग्राफ है, जैसे से लोड अप्लाई करते चले जाओगे विद इन इलास्टिक लिमिट, एक्सटेंशन बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन लोड अप्लाइड एंड एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके तो बेटा देखिए, अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। जैसे मैंने सब कुछ लिख रखा है, लिख दिया आपके लिए पहले। देखिए बेटा क्या होता है ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपने देख लिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सिंपल सी बात है। अब कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, तो एक बॉडी के ऊपर आप लेंथ के अक्रॉस स्ट्रेस लगा सकते हो, उसके वॉल्यूम के अक्रॉस स्ट्रेस लगा सकते हो, उसके टेंजेंट के अक्रॉस। 3 तरीके के स्ट्रेस पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप स्ट्रेस 3 तरीके का लगा सकते हो तो स्ट्रेन भी 3 तरीके से डेवलप होगा। या तो लेंथ के अक्रॉस स्ट्रेन डेवलप होगा, वॉल्यूम के अक्रॉस स्ट्रेन डेवलप होगा, या फिर उसके टेंजेंट के अक्रॉस स्ट्रेन डेवलप होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब स्ट्रेस 3 प्रकार का तो स्ट्रेन भी 3 प्रकार का डेवलप होगा। और अगर अपन ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लिया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसका मतलब सॉलिड के पास 3 प्रकार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, यंग्स, बल्क और शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं हर एक को समझा देता हूं कि हर एक इलास्टिसिटी क्या होता है। अब बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा यंग मॉडुलस की जब बात करूं तो इसका मतलब है लेंथ के अक्रॉस। इसका मतलब लेंथ के अक्रॉस ऐसे करके, ऐसे ये लेंथ के अक्रॉस मैंने फोर्स लगाया लेंथ के अक्रॉस, इसमें लेंथ L समथिंग था। जब मैंने फोर्स लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया ही होगा, बट फिर भी इसके अंदर एलोंगेशन जो आया, मान लेते हैं ऐसे करके, ऐसे डेल्टा L का ये। तो दिस इज, ये हो गया स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस, और ये हो गया स्ट्रेन, इतना हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये आया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम आएगा लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लेंथ के अक्रॉस स्ट्रेस आया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लेंथ के अक्रॉस इसमें स्ट्रेन आया, खिंचाव आया, तो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपन में डेल्टा L अपॉन में L। लोअर क्वांटिटी जंप करके ऊपर जाएगी, ये वाली क्वांटिटी जंप करके यहाँ जाएगी, फोर्स अपॉन लेंथ ये। अच्छा बेटा L से L कट जाएगा, यूनिट क्या बची, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? This is the young modulus of elasticity. Next, we will discuss about bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity क्या होता है बेटा? Bulk modulus of elasticity होता है कि bulk उसकी बॉडी के वॉल्यूम के अक्रॉस, ऐसे कोई बॉडी है, बलून वगैरह लेट कर लेते हैं, इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से लगाया और इधर से लगाया, और फाइनली डिक्रीज होकर इसका चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव सिंबल कम इनटू प्ले। नेगेटिव सिंबल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके तो अब क्या हो गया, बल्क मॉडुलस। तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूमेट्रिक मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सर जी माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज ही तो होगा। पहले था 10,
फिर बाद में हो गया 5, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है 5 माइनस 10, आंसर माइनस में ही आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव ये हो जाएगा, ये जंप करके यहाँ जाएगा, दिस विल बिकम आल्सो दैट इक्वल टू ये, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जब आप स्ट्रेस लगाएं उसके टेंजेंट के अक्रॉस, जब स्ट्रेस लगेगा उसके टेंजेंट के अक्रॉस, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस लाइक शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। तो शीयर स्ट्रेस अपने को पता फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। शीयरिंग स्ट्रेन अभी 10 मिनट पहले पढ़ा था शायद हमने, डेल्टा एक्स अपॉन में एल, फिर जंप करके यहाँ जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल्स टू शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझे बेटा, तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब बॉडी के अंदर 3 प्रकार से स्ट्रेस लगता है, 3 प्रकार से स्ट्रेन आता है, तो हर एक सॉलिड बॉडी के पास लगभग 3 प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो चुका है। अब हम ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कर्व का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बॉडी है, कोई मेटालिक बॉडी है, और उस मेटालिक बॉडी के ऊपर हमने क्या करा, हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से उसके ऊपर स्ट्रेन आया। जैसे स्प्रिंग मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इस स्प्रिंग पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इस पर स्ट्रेन आया, और खींचूंगा तो और आएगा, और खींचूंगा तो और आएगा। ये पूरा का पूरा इस पर लोड बोले तो फोर्स, इस पर फोर्स में बढ़ाता, जैसे मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, लोड ही काम करेगा। लोड यहाँ से बढ़ाता चला जा रहा हूँ। जब मैं लोड बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा तो मैं देखता हूँ कि कैसा बिहेवियर शो करेगा। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बोले तो फोर्स बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो देखो उसका लेंथ, स्ट्रेन, ये रहा ना स्ट्रेन बढ़ता चला आता है कोई ए पॉइंट तक। वो हर एक सॉलिड के अंदर फिक्स होता है कि जस्ट लाइक ए पॉइंट। इस ए पॉइंट को कहा जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट सेंस टू बी कि सर फोर्स आप छोड़ दो, मैं अपने शेप, ये स्प्रिंग कहना चाहता है कि सर फोर्स छोड़ दो आप, मैं अपने शेप को गेन कर लूंगा, रीगेन कर लूंगा। समझे ना, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो देखो बेटा, यहां से मैं लिख रखा ओ से लेकर ए तक, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाया गया, स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन दिस इज नॉन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट सेंस टू बी कि इफ आई विल रिमूव दैट स्ट्रेस, अगर ये जो स्ट्रेस यहां तक लगाया मैंने, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वापस ये अपनी शेप में आ जाएगा, ये वापस ओरिजिन पे ही वापस आ जाएगा। मतलब जितना भी इसके अंदर स्ट्रेन था सब खत्म हो जाएगा, मतलब कोई भी इसके अंदर स्ट्रेन नहीं बचेगा, जो ओरिजिनल शेप और साइज था उसमें आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन नहीं, मैं ढीठ बंदा, मैं नहीं मान रहा। मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं, मैं और खींचूंगा, मैं और स्ट्रेस लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। स्ट्रेस मैंने और लगाया स्प्रिंग पे। स्प्रिंग क्या हुआ, देखो अब लीनियर बिहेव नहीं कर रहा, थोड़ा इस तरीके से कर्व हो गया, ओ से बी तक चला गया। बी बोले तो यील्ड पॉइंट, क्या हो गया ये, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है कि लाइक ऐसा नहीं कि बस ये स्प्रिंग कहता है बस अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी अपनी स्टेट पे नहीं जा पाऊंगा, ये बस, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। उसे यील्ड पॉइंट कहा जाता है कि मतलब ऐसा पॉइंट अप टू मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक वो बॉडी होल्ड कर सकती हो, दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। तो ये जहां तक मैक्सिमम स्ट्रेस होल्ड कर पाएगी वो इसका यील्ड पॉइंट होगा। एक तो होगा जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाई जा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ता आ रहा है, तो उसे प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे कि यहां छोड़ दो, अब वापस आ जाऊंगा। और फिर एक उसकी एक और लिमिट होती है कि भाई बस अभी लास्ट पॉइंट है मेरा, ये मैक्सिमम लिमिट, जिस पे अगर आप स्ट्रेस हटा दोगे तो ये वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, तो ये यील्ड पॉइंट। तो क्या हुआ बेटा, ओ से लेकर बी तक क्या हुआ, ये यील्ड पॉइंट हुआ। यील्ड पॉइंट, इलास्टिक रीजन एंड बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंटर इलास्टिक लिमिट। वो लास्ट इलास्टिक लिमिट है, मतलब उसके बाद वो गेन नहीं करने वाला। नेक्स्ट, ए से लेकर बी तक क्या हुआ बेटा आपका, यही हुआ। अच्छा, ए बी जो है, ऑब्टेन इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ बी द कर्व इज रिट्रेस अलोंग बी ए ओ। मतलब ए से बी में वो मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच चुका है, अगर आप यहां से यहां तक लोड हटा दोगे, फोर्स हटाओगे, तो वापस इसी कर्व को रिट्रेस करके वापस यहीं पर आ जाएगा। दोबारा इसी कर्व को रिट्रेस करके वापस यहीं पर आएगा, बी पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नहीं, अभी मैं फोर्स और बढ़ाता चला गया, मैं स्ट्रेस बी के बाद ही बढ़ाता चला गया, सी तक पहुंच गया। जब सी तक पहुंचा, इस सी पॉइंट को कहते हैं हम परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसको हम, परमानेंट सेट। और यहां पर परमानेंट सेट का मतलब कि अब ये बॉडी कह रही है, मैंने और स्ट्रेस बढ़ा दिया, अब ये बॉडी कह रही है अब साहब छोड़ भी दोगे ना तो मैं अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जा सकता।
मैं अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जा सकता। अब ये परमानेंट सेट पे पहुंच गया। परमानेंट सेट का मतलब कि इसकी इनिशियल लेंथ नॉर्मली 5 सेंटीमीटर थी, मैं खींचते खींचते स्ट्रेस लगाते लगे 8 सेंटीमीटर हो गई। अब मैं 8 पे छोड़ूंगा भी ना तो कह रहा मैं 8 से वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं परमानेंट सेट पे आ चुका हूं। ठीक है, तो बेटा इसे कहते हैं सी पॉइंट को कहते हैं परमानेंट सेट। तो बी से लेकर सी तक, यहां से यहां तक, बियॉन्ड द बी के बाद स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है मोर रैपिडली इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट सी। यहां से यहां तक लोड को अगर रिमूव कर दिया गया किसी भी पॉइंट पर, द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। वायर अपनी पाथ को ट्रेस नहीं करेगा, ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो अगर यहां से वायर का एक ये ड्रॉ करूं तो ऐसे करता है, ऐसे करता करता यहां तक, मतलब वायर में इतना स्ट्रेन आ जाएगा। ओरिजिन पे था ना पहले, यहां छोड़ता तो यहां से वापस आता, लेकिन यहां अगर छोड़ेंगे तो अब उसके अंदर इतनी एलोंगेशन, इतना चेंज आ जाएगा, वो वापस 100% अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। और ये क्या हो गया, परमानेंट सेट पे आ गया। लेकिन फिर भी मान लो उसके बाद भी मैं फोर्स स्ट्रेस बढ़ाता चला गया, तो ऐसे करते 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 वायर जो एक बहुत अच्छी वायर थी, पहले उस पर कॉन्स्ट्रिक्शंस आएंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे छोटे हल्के हल्के दाने, जैसे परफेक्ट वायर है, इसे खींचता चला गया तो ऐसे 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 होने लगती है वायर ना, ऐसे 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 उसके अंदर टूटना था, ऐसे करके ऐसे होता नहीं, रबड़ वगैरह खींचो तो ऐसे करके उसमें दरारें पड़ने लग जाती है, ऐसे करके और फिर धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते डी पे जाके वो टूट जाएगा। डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तो सी से डी तक अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, इफ लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड सी, सी के बाद भी लोड बढ़ता चला जाएगा, इन दिस रीजन द कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप, यहां पर छोटे ऐसे दरारें पड़ने लग जाएंगी वायर के अंदर, एंड पॉइंट अलोंग द लेंथ एंड द वायर अल्टीमेटली ब्रेक एट द पॉइंट डी। वायर डी तक पहुंचते पहुंचते टूट जाएगी। दिस कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, इसको फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाएगा। आई बात बेटा समझ में? कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर हमारे पास जो इस टॉपिक यहाँ का रिमेनिंग टॉपिक रहा है, थोड़ा सा रह रहा है, उसे हम फिनिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए बच्चों पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।